तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे कपल से होती है जो एडवेंचर का दीवाना है और खतरनाक जगहों पर जाकर रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद करता है। इसी जुनून के चलते आज भी वे दोनों नॉर्वे के मशहूर और बेहद खतरनाक पहाड़ ट्रोल वॉल को चढ़ने के लिए पहुंचे थे, जो अपनी सीधी खड़ी चट्टानों और मुश्किल रास्तों के लिए जाना जाता है। इस पहाड़ को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे इस चुनौती को जरूर पूरा करेंगे। इसी इरादे के साथ वे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर मुश्किल को पार करते हुए ऊपर बढ़ते जाते हैं। काफी मेहनत और हिम्मत के बाद साशा उस खतरनाक पॉइंट तक पहुंच जाती है जहां से आगे बढ़ना कई अनुभवी क्लाइंबर्स के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ था। वो पूरी ताकत लगाकर उस हिस्से को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उस जगह को पार नहीं कर पाती। साशा की यह हालत देखकर टॉमी चिंतित हो जाता है। वो उसे समझाता है कि अब आज के लिए काफी हो चुका है और उन्हें यहीं रुककर आराम करना चाहिए। साथ ही वो कहता है कि कल सुबह ताजगी के साथ वे फिर से कोशिश कर सकते हैं। तभी टॉमी को ये भी एहसास होता है कि मौसम तेजी से बदल रहा है और यहाँ एक बड़ा तूफान आने वाला है। मजबूरी में दोनों वहीं पहाड़ की दीवार पर अपना हैंगिंग टेंट लगा लेते हैं और उसके अंदर जाकर आराम करने लगते हैं, जबकि बाहर तूफान धीरे धीरे और भी खतरनाक होता जा रहा होता है। टेंट के अंदर टॉमी काफी परेशान दिखाई देता है क्योंकि उसका लकी कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा होता। ये वही कंपास था जिस पर वो हमेशा भरोसा करता था, इसलिए उसके खराब होने से उसका डर और भी बढ़ जाता है। इसी चिंता में वो साशा से कहता है कि अब उन्हें और जोखिम नहीं लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाना चाहिए। इस बार साशा उसकी बात मान जाती है और दोनों तुरंत नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, लेकिन रात का अंधेरा और खराब मौसम उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता है, क्योंकि अचानक ऊपर से एवलांच आ जाता है और बर्फ के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी तेजी से उनकी तरफ गिरने लगते हैं। खतरा देखते ही टॉमी बिना देर किए साशा को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे खींचकर चट्टानों के नीचे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है ताकि उस पर गिरते पत्थरों से बचाव हो सके। साशा तो सुरक्षित बच जाती है, लेकिन उसी वक्त एक भारी पत्थर आकर टॉमी के सिर पर लग जाता है। इस जोरदार चोट के कारण टॉमी अपनी पकड़ खो देता है और रस्सी के सहारे नीचे की ओर झूल जाता है। अब वो हवा में लटका हुआ होता है, लेकिन पत्थर की चोट इतनी गंभीर होती है कि ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ है या उसकी मौत हो चुकी है। ऊपर से रस्सी का सिरा साशा से बंधा होता है, जिसकी वजह से टॉमी का पूरा वजन अब साशा पर आ जाता है। इस खतरनाक स्थिति में साशा तुरंत समझ जाती है कि अगर उसने रस्सी को पकड़े रखा तो वो खुद भी नीचे गिर सकती है। उसके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, या तो वो खुद को बचाए या दोनों की जान खतरे में डाल दे। आखिर में भारी दिल से और मजबूरी में साशा रस्सी छोड़ देती है। जैसे ही रस्सी छूटती है, टॉमी गहरी खाई में गिर जाता है और उसी पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस हादसे के बाद कहानी सीधे 5 महीने आगे बढ़ जाती है। अब साशा अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौट रही होती है, लेकिन इतने समय बाद भी वो टॉमी की मौत के गिल्ट से बाहर नहीं आ पाई होती। उसके दिल में बार बार वही पल घूमता रहता है जब उसने मजबूरी में रस्सी छोड़ी थी। यही वजह है कि वो अब भी उस घटना को भूल नहीं पाती। उसके पास टॉमी का वही लकी कंपास होता है, जिसे वो एक याद के तौर पर अपने साथ संभाल कर रखती है। इसी दर्द और बेचैनी के बीच साशा एक बड़ा फैसला करती है। वो सोचती है कि शायद माहौल बदलने से उसे थोड़ा सुकून मिलेगा, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया के वेंड्रा नेशनल पार्क जाने का तय करती है। जब साशा वहां पहुंचती है तो एंट्री पर मौजूद एक रेंजर उसे रोककर चेतावनी देता है कि इस जंगल में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। वो उसे बताता है कि यहाँ अक्सर लोग लापता हो जाते हैं और आसपास लगे मिसिंग पोस्टर्स देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन इतनी चेतावनियों के बावजूद साशा अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। वो वहां जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है, इसलिए रेंजर उसका नाम और जानकारी रजिस्टर में नोट कर लेता है, जो वहां आने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। इसके बाद साशा वहां से निकलती है और अपने सफर की तैयारी के लिए एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है ताकि जरूरी सामान खरीद सके। वो स्टोर के अंदर अपने लिए सामान चुन ही रही होती है कि तभी वहां मौजूद 2 शिकारी उसे परेशान करने लगते हैं और उससे बदतमीजी करने लगते हैं। इसी दौरान वहां बेन नाम का एक लड़का आता है जो सूखा हुआ मांस यानी जर्की बेच रहा होता है। वो हालात को समझते ही उन दोनों शिकारियों को रोकता है और साशा को परेशान न करने की चेतावनी देता है। उसकी सख्त बात सुनकर वे दोनों शिकारी वहां से चले जाते हैं और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इस मदद के लिए साशा बेन को धन्यवाद कहती है और उसी से एक जर्की का पैकेट खरीद लेती है। इसके बाद जब वो वहां से निकलने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार का जीपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा है और मैप देखकर भी उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। ऐसे में वो फिर से बेन की तरफ देखती है और उससे मदद मांगती है। वो उससे ग्रैंड एंड नैरोज तक पहुंचने का रास्ता पूछती है। ये सुनकर बेन उसे 2 रास्तों के बारे में बताता है, एक आसान और सुरक्षित, जबकि दूसरा थोड़ा मुश्किल और खतरनाक। लेकिन वो ये भी बताता है कि मुश्किल रास्ते पर भले ही खतरा ज्यादा हो, लेकिन वहाँ के नजारे बेहद खूबसूरत और यादगार होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद साशा उसी मुश्किल रास्ते को चुनने का फैसला करती है। शायद उसके अंदर का एडवेंचर उसे फिर से खींच रहा था, या फिर वो खुद को किसी तरह मजबूत साबित करना चाहती थी। अपना फैसला तय करने के बाद वो उसी रास्ते से ग्रैंड एंड नैरोज की तरफ बढ़ती है। ये रास्ता एक बे से शुरू होता है और थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच भी जाती है, जहां से उसकी नई और खतरनाक यात्रा शुरू होने वाली थी। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और अंधेरा बढ़ने लगता है, इसलिए साशा फैसला करती है कि आज रात वो यहीं रुककर कैंप लगाएगी।
लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही दो शिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं जिन्होंने उसे पहले स्टोर में परेशान किया था। उन्हें देखते ही साशा के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वे फिर से उसे परेशान न करें। इसी डर के चलते वो तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजे लॉक कर लेती है। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए वो पेपर स्प्रे भी निकालकर अपने पास रख लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। लेकिन इस बार वे शिकारी उसके पास नहीं आते। कुछ देर तक वहीं रुकने के बाद वे बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। ये देखकर साशा थोड़ी राहत की सांस लेती है और वो अपनी गाड़ी में ही आराम करने लगती है। फिर अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, साशा एक नए हौसले के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी कायक निकालती है और उसे पानी में उतारती है, क्योंकि अब आगे का पूरा रास्ता उसे इसी के सहारे तय करना होता है। दिन भर वो पानी के रास्ते आगे बढ़ती रहती है। ये सफर आसान नहीं होता, बल्कि हर पल खतरे और रोमांच से भरा होता है। कभी तेज बहाव तो कभी संकरी जगहें। हर मोड़ पर उसे सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। लंबे समय तक लगातार चलने के बाद जब वो एक किनारे के पास पहुंचती है तो अचानक उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ती है। यानी वहाँ कुछ लोगों की तस्वीरें और उनका सामान रखा हुआ होता है। वो ध्यान से उन चीजों को देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये उन्हीं लोगों का सामान है जो इस जगह से लापता हो चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो सारा सामान बहुत ही सलीके से रखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर सजाकर रखा हो। लेकिन साशा इस समय बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा सोचने के बजाय वहीं रुककर आराम करने का फैसला करती है। पानी में लंबे सफर की वजह से उसके कपड़े भी पूरी तरह गीले हो चुके होते हैं, इसलिए वो पहले उन्हें सुखाने लगती है। इसके बाद वो बेन से खरीदा हुआ ड्राई मीट खाकर अपनी भूख मिटाती है, ताकि उसे थोड़ी ताकत मिल सके। और आखिर में दिन भर की थकान के कारण वो अपने टेंट के अंदर चली जाती है और आराम करने के लिए सो जाती है। लेकिन अगली सुबह अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो घबराकर तुरंत टेंट से बाहर निकलती है और जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाती है, उसे पता चलता है कि उसका बैग गायब है। चौंक कर वो दोबारा टेंट के अंदर झांकती है तो देखती है कि अंदर एक सांप घुस आया है। ये देखकर वो तुरंत पीछे हट जाती है और दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ देर वहीं इंतजार करती है, जब तक कि सांप खुद बाहर निकलकर चला नहीं जाता। जब माहौल फिर से शांत हो जाता है तो साशा राहत की सांस लेती है। फिर वो अपना बाकी सामान समेटती है और बिना समय गवाए फिर से अपनी कायक लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद साशा को किनारे पर एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जहाँ एक बोट खड़ी होती है। ये देखकर वो वहाँ पहुँचती है और पास जाकर ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये बेन का कैंप है। बेन को देखकर साशा को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं होती। फिर वो उसे बताती है कि उसका बैग चोरी हो गया है, जिसमें उसका फोन और सारा खाना था। ये सुनकर बेन उसे समझाता है कि शायद कोई जंगली जानवर उसका बैग उठा ले गया होगा। इसके बाद बेन एक अच्छे इंसान की तरह उसकी मदद करता है और उसके लिए मछली पकड़कर उसे पकाकर खिलाता है, ताकि उसे ताकत मिल सके। खाना खाते हुए दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। इसी दौरान साशा उसकी जर्की की तारीफ करती है और उससे पूछती है कि उसने अपने जर्की का नाम जैनोस जर्की क्यों रखा है। इस पर बेन मुस्कुराते हुए बताता है कि जैनो उसकी माँ का नाम था। वो आगे समझाता है कि बचपन में उसकी माँ ही उसे ऑस्ट्रेलिया लेकर आई थी, क्योंकि वो असल में यहाँ का रहने वाला नहीं है। बातों बातों में माहौल थोड़ा सहज हो जाता है और फिर बेन साशा से पूछता है कि वो कब से कायाकिंग कर रही है। साशा जवाब देती है कि उसे इस चीज में ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो अभी भी सीख ही रही है। तभी बेन अचानक एक ऐसी बात कह देता है जो साशा को चौंका देती है। वो कहता है कि वैसे तुम्हें कायाकिंग से ज्यादा पहाड़ पसंद है ना? ये सुनकर साशा एक पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे अपने बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। उसके मन में सवाल उठते हैं, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है, ये सोचकर कि शायद बेन फिर से कोई अजीब सा मजाक कर रहा है, जैसा वो पहले भी कर चुका है। इसके बाद साशा बातचीत का रुख बदलते हुए उसे बताती है कि वही दो शिकारी उसके कैंप तक भी पहुंच गए थे। इस पर बेन शांत रहते हुए कहता है, उसने देखा था, लेकिन तुमने उन्हें अच्छे से संभाल लिया। इसके बाद धीरे धीरे बातचीत का माहौल बदलने लगता है और बेन का व्यवहार पहले से अलग और अजीब लगने लगता है, जिससे साशा को शक होने लगता है। अब वो इस अजीबपन को नजरअंदाज नहीं कर पाती और सतर्क हो जाती है। तभी बेन खुद ही सच बताने लगता है। वो खुलकर कहता है कि उसी ने साशा को इस सुनसान और खतरनाक रास्ते पर आने के लिए उकसाया था, ताकि वो उसे अकेले में फंसा सके। ये सुनकर साशा के होश उड़ जाते हैं और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका बैग भी उसी ने चुराया था। अब उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन साशा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बेन खुद ही उसका बैग उठाकर उसके सामने रख देता है। इतना ही नहीं, उसने साशा का ब्रेसलेट भी पहन रखा होता है, जो उसके इरादों को और साफ कर देता है। अब साशा पूरी तरह समझ जाती है कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो यही सही समय है यहाँ से निकलने का। लेकिन तभी अचानक बेन उसके सामने एक क्रॉसबो और एक स्पीकर रख देता है। वो बेहद शांत आवाज में साशा से कहता है कि वो एक शिकारी है, लेकिन जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करता है।
इसके बाद वो साशा को एक अजीब सा मौका देता है। वो कहता है कि वो एक गाना चलाएगा और जब तक वो गाना बजता रहेगा साशा को भागने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही गाना बंद होगा वो अपने क्रॉसबो से उसका शिकार शुरू कर देगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि साशा का जो बैग उसने चुराया था उसमें जिंदा रहने के लिए जरूरी सारा सामान रखा है ताकि ये शिकार और भी दिलचस्प बन सके। इतना कहकर बेन बिना समय गवाए स्पीकर पर गाना चला देता है और साशा की जिंदगी की सबसे खतरनाक दौड़ शुरू हो जाती है। साशा भी बिना देर किए अपना बैग उठाती है और जल्दी से अपनी कायक लेकर पानी के रास्ते वहां से भागने लगती है। वो अंदर से बुरी तरह डरी हुई होती है क्योंकि अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि बैन एक बेहद खतरनाक और सनकी इंसान है। डर और घबराहट में वो तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे एक झरने से नीचे गिर जाती है। इस हादसे में उसकी कायक उससे छूट जाती है और पानी के बहाव में दूर चली जाती है। अब मजबूर होकर साशा पानी से बाहर निकलती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते भागना शुरू कर देती है। भागते भागते अचानक उसे पास से किसी परिवार की हंसी और बातों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर उसके मन में उम्मीद जागती है कि शायद उसे मदद मिल सकती है, इसलिए वो तुरंत उन आवाजों की दिशा में बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, सच्चाई देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वहां कोई परिवार नहीं होता, बल्कि बैन ने अपना फोन रखकर एक रिकॉर्डिंग चला रखी होती है जिसमें एक खुशहाल परिवार की नकली आवाजें आ रही होती हैं। ये देखकर साशा तुरंत समझ जाती है कि ये सब एक जाल था और वो पूरी तरह फंस चुकी है। उसी वक्त अचानक बेन उस पर तीर चला देता है, लेकिन किस्मत से साशा उस हमले से बाल बाल बच जाती है। फिर खतरा समझते ही वो बिना देर किए वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन बैन ऊंचाई पर खड़ा होता है जहां से उसे साशा साफ नजर आ रही होती है। वो लगातार उस पर तीर चलाता रहता है जिसकी वजह से एक तीर सीधे साशा की जांघ में जा लगता है। तीर लगते ही साशा दर्द से कराह उठती है और अपना संतुलन खो देती है। वो ढलान से लुढ़कते हुए सीधे नदी में जा गिरती है। इस गिरने के दौरान उसके सिर में भी जोर की चोट लग जाती है। अब साशा बुरी तरह घायल हो चुकी होती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होती। पूरी हिम्मत जुटाकर वो तेज बहाव से लड़ती है और किसी तरह खुद को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाती है। इस संघर्ष के दौरान उसके हाथ में जो बेन का फोन लगा हुआ था वो भी अब टूट चुका होता है, जिससे उसकी उम्मीद का एक और सहारा खत्म हो जाता है। लेकिन साशा हार मानने वालों में से नहीं होती। वो खुद को संभालती है और सबसे पहले अपने बैग से एक टी शर्ट निकालकर पहनती है ताकि भीगे कपड़ों से बाहर आ सके। इसके बाद वो थोड़ा खाना खाती है और पानी पीती है ताकि उसके शरीर में फिर से थोड़ी ताकत लौट सके। फिर खुद को थोड़ा संभालने के बाद साशा एक पल भी बर्बाद नहीं करती। उसे अच्छी तरह पता होता है कि बैन किसी भी वक्त उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच सकता है, इसलिए वो तुरंत फिर से भागना शुरू कर देती है। वो लगातार भागती रहती है जबकि बेन भी उसके पीछे लगा होता है। अब भागते भागते साशा एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां आगे रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई देता है जिससे निकलकर वो ऊपर चट्टान पर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचकर वो दूरबीन से नीचे की तरफ देखती है और उसे बेन का कैंप नजर आता है जहां उसकी बोट अब भी खड़ी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि बेन अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। उस समय बेन भी उसे देख लेता है जिससे खतरा और बढ़ जाता है। अब बचने के लिए साशा तुरंत नीचे उतरती है और चट्टानों के बीच एक बड़े पत्थर के नीचे छिप जाती है। फिर कुछ ही देर में बेन वहां पहुंचता है और दरार से नीचे झांककर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे साशा नजर नहीं आती, इसलिए वो वहां से आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही बेन वहां से जाता है, साशा तुरंत बाहर निकलती है और सीधे उसके कैंप की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बेन निश्चिंत होकर नदी में नहा रहा होता है, मानो उसे पूरा यकीन हो कि वो किसी भी हालत में साशा को पकड़ ही लेगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए साशा चुपचाप पानी के अंदर से तैरते हुए उसकी बोट तक पहुंच जाती है। लेकिन बैन पहले से ही तैयार होता है क्योंकि उसने बोट के पास एक ट्रैप लगा रखा होता है जिसमें साशा का पैर फंस जाता है। ये देखकर बैन तुरंत वहां पहुंचकर उसे पानी से बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी साशा अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर छिड़क देती है और भागने के लिए उसके क्रॉसबो की तरफ बढ़ती है। हालांकि बैन जल्दी ही पानी से अपना चेहरा साफ कर लेता है और उसे रोक लेता है। ये देखकर साशा दोबारा पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बैन के हाथ में क्रॉसबो होता है, इसलिए उसे स्प्रे फेंकना पड़ता है। इसके बाद बैन उसका पैर ट्रैप से निकाल देता है और उसे पकड़ लेता है। तब साशा उससे पूछती है कि क्या वो कोई खेल खेल रहा है, तो बैन जवाब देता है कि ये कोई खेल नहीं बल्कि एक रिचुअल है। इसके बाद वो साशा के हाथ पैर बांध देता है और कहता है कि उसने उसे 2 रास्तों में से चुनने का मौका दिया था, आसान और मुश्किल, लेकिन तूने तो मुश्किल रास्ता चुना जिसकी वजह से अब तू यहाँ फंसी है। फिर बेन साशा को बोट पर बैठाकर आगे ले जाता है जबकि उसके हाथ अभी बंधे होते हैं। रास्ते में वो बताता है कि उसे साशा का नाम रेंजर स्टेशन के रजिस्टर से मिला था और फिर उसने उसके बारे में सब कुछ पता लगाया, खास तौर पर ट्रोल वॉल पर हुई घटना के बारे में। साशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सब एक हादसा था, लेकिन बैन ये मानने को तैयार नहीं होता। वो मानता है कि टॉमी जैसा अनुभवी क्लाइंबर यूं ही नहीं मर सकता।
इसी दौरान साशा को बोट में एक मेटल बार दिखाई देता है। ये देखकर वो चुपचाप उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे देख लेता है और तुरंत उसे पानी में धक्का दे देता है। इसके बाद वो पूरे सफर में साशा को बोट के साथ पानी में घसीटता हुआ ले जाता है, जिससे उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। अब आखिर में बेन उसे एक गुफा में लेकर पहुंचता है, जहां का नजारा देखकर साशा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां कई लाशें लटकी होती हैं, जिन्हें नमक लगाकर मक्खियों से बचाने के लिए टांगा गया होता है। अब धीरे धीरे साशा को एक डरावनी सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि बेन जिन लोगों को मारता है उन्हीं के मांस को सुखाकर झरकी बनाता है, और अब तक जो भी लोग इस जंगल से गायब हुए हैं उनके साथ भी उसने यही किया है। यही वजह है कि आज तक किसी की भी लाश कभी नहीं मिली। फिर बेन साशा को बताता है कि उसने आज तक कई लोगों को मारा है, लेकिन उसे कभी भी कोई मजबूत आत्मा नहीं मिली। वो कहता है कि उसके ट्राइब्स का मानना है कि जब तक वो किसी इंसान को मारकर उसका लीवर नहीं खाता, तब तक वो उसकी आत्मा को अपने अंदर कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए उसका रिचुअल हमेशा अधूरा रह गया। लेकिन अब वो कहता है कि उसे एक मजबूत आत्मा मिल चुकी है और वो साशा है, यानी अब वो साशा को मारकर अपना रिचुअल पूरा करना चाहता है। इसके बाद वो अपने नकली दांत निकालता है और अपने असली दांत दिखाता है, जो किसी जानवर की तरह तेज और नुकीले होते हैं। दरअसल उसने अपने दांतों को खुद घिसकर ऐसा बना लिया था, क्योंकि ये भी उसके ट्राइब का एक हिस्सा था। फिर वो साशा को ये भी बताता है कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ यहाँ आया था और सबसे पहला शिकार उसने अपनी ही माँ को बनाया था। इसके बाद वो कई लोगों को मारता रहा और अब साशा उसकी अगली शिकार है। ये कहकर वो साशा के बहुत करीब आ जाता है। तभी मौका देखकर साशा उसके कान को अपने दांतों से जोर से काट लेती है और तुरंत पानी में कूद जाती है। लेकिन बेन भी उसके पीछे कूद पड़ता है और अपनी चेन से खुद को उससे बांध लेता है, ताकि साशा भाग न सके। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है और दोनों बहते हुए एक झरने से नीचे गिर जाते हैं। गिरते वक्त बेन का सिर पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों किनारे पर आ लगते हैं। साशा मौका देखकर एक पत्थर उठाती है और बेन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन होश में आ जाता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। हालांकि इस बार वो साशा को मार सकता था, लेकिन वो अपने खेल को इस तरह खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी साशा को एक और मौका मिल जाता है। वो तुरंत पत्थर उठाकर बेन के पैर पर जोर से मारती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। अब दोनों ही बुरी तरह घायल और थके हुए होते हैं, इसलिए वहीं जमीन पर पड़े रहते हैं। तब धीरे धीरे रात हो जाती है। पूरी रात दोनों वहीं पड़े रहते हैं। इस बार माहौल थोड़ा अलग होता है। बेन चुप रहता है और साशा बोलना शुरू करती है। वो अपने दिल की बात बताती है कि उसने टॉमी की रस्सी छोड़ दी थी और इस बात का उसे आज तक गिल्ट है। उसे कभी ये भी पता नहीं चल पाएगा कि उस वक्त टॉमी जिंदा था या नहीं। वो आज तक खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि टॉमी पहले ही वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी जिद की वजह से वे वहां रुके रहे। इसी तरह बातचीत करते करते पूरी रात गुजर जाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही साशा हालात को समझते हुए बेन के सामने एक चालाकी भरी डील रखती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो दोनों को मिलकर इस खतरनाक रॉक वॉल पर चढ़ना होगा। वो साफ शब्दों में समझाती है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे यहीं फंसे रह जाएंगे और बेन, जो पहले से घायल है, वो अपने जख्म के कारण कुछ ही समय में इन्फेक्शन से मर सकता है। साशा आगे कहती है कि उसके पास बाद में भी चढ़ने का मौका हो सकता है, लेकिन बेन के लिए यही एक आखिरी मौका है। या तो वो अभी उसके साथ मिलकर चढ़े या फिर यहीं अपनी मौत का इंतजार करे। बेन अब तक काफी कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वो हालात समझते हुए इस डील को मान जाता है। लेकिन मानने के साथ ही वो साशा को एक सख्त चेतावनी भी देता है। अगर उसने उसे गिराने या धोखा देने की कोशिश की तो वो खुद गिरने से पहले उसे भी साथ लेकर नीचे गिरा देगा। इसके बाद साशा उसके पैर को थोड़ा सहारा देने के लिए गांठ बांधती है और अपने हार्नेस के साथ चढ़ाई शुरू करती है। बेन भी उसी रस्सी से उसके साथ जुड़ा होता है। अब जैसे जैसे साशा ऊपर पहुंचती है, वो मौका देखकर हार्नेस के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, क्योंकि उसे बेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लेकिन बेन उसकी हरकत देख लेता है और तुरंत उसे नीचे खींच लेता है। साशा संभलते हुए कहती है कि वो सिर्फ हार्नेस ठीक कर रही थी। इसके बाद वो फिर से चढ़ना शुरू करती है। कुछ देर बाद वो एक ऐसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचती है जहां वो पहले भी फंस चुकी थी। इस बार वो समझदारी से काम लेती है। वो एक टहनी की मदद से बेन की रस्सी को बांध देती है और धीरे से अपने हार्नेस को ढीला कर देती है। तब बेन को शक हो जाता है और वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हार्नेस ढीला होने की वजह से साशा बच जाती है और बेन का संतुलन बिगड़ जाता है। अब बेन सिर्फ रस्सी के सहारे लटक रहा होता है। तभी साशा फैसला लेती है और रस्सी खोल देती है, जिससे बेन सीधे नीचे गिर जाता है और इस बार उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ उसका खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन साशा के लिए खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस खतरनाक चट्टान को बिना किसी सेफ्टी गियर के पार करना। वो बहुत सावधानी से चढ़ाई शुरू करती है। एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। एक पल ऐसा भी आता है जब वो हवा में लटक जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और पूरे ध्यान के साथ उस मुश्किल हिस्से को पार कर लेती है और आखिरकार वो चट्टान के शिखर तक पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी उसे जंगल से बाहर निकलना होता है, इसलिए वो पैदल आगे बढ़ती है और किस्मत से उसे रास्ते में एक कार मिल जाती है जो उसे बचा लेती है।
इसके बाद साशा ब्लैक स्टोन बे से अपनी कार लेकर सीधे रेंजर स्टेशन पहुंचती है। वहां जाकर वो रेंजर को बैन की गुफा के बारे में बताती है, जहां पर उन सभी लोगों के सबूत मिल सकते हैं जो अब तक गायब हुए हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही मजेदार और अनोखी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।